हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के सांसद मनोज झा साहब जुड़ रहे हैं, मनोज कुमार झा, जो कि इस मुद्दे पर बात करेंगे कि वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने जैसे पलटवार किया है उस पर अब आरजेडी क्या कहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई बात करने के लिए। कल आप लोगों ने बड़ी रैली की पटना में गांधी मैदान में और कहा कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, ये कानून वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे का प्रयास है। तेजस्वी जी के भाषण के कुछ अंश मैं पढ़ के सुना रहा हूँ दर्शकों को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। आज सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आपका जो ये समाजवाद है, ये समाजवाद नहीं है, ये नमाजवाद है। आप ऐसे नियम तो टर्की में लागू भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, सऊदी अरब में भी नहीं है, जैसे नियम हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी लागू और आरजेडी लागू करना चाहती है। आपका जवाब। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये प्रश्न उकेरा, मेरे समक्ष रखा। मैं पहली बात तो एक करेक्शन कर दूं कि कल की मीटिंग राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी ने नहीं बुलाई थी। ये जमीयत उल उलमा हिंद, इमारत शरिया और तमाम तंजीमों ने बुलाई थी वक्फ को लेकर के, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल एक पिटिशनर भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम वही सवाल सरकार से पूछे हैं जो सवाल सदन के अंदर हमने सरकार के समक्ष रखे थे। नंबर एक। नंबर दो, सुधांशु जी आजकल की व्हाट्सएप की दुनिया के मैं समझता हूं कि उसके एक प्रतीक चिन्ह बन गए हैं। मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 14 टर्की में नहीं है भाई साहब, तो क्या करूं मैं उसका? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 28, ये हमारे मुल्क की तासीर है, हमारे मुल्क की पहचान है। तो लोगों को कितनों भी आपत्ति हो कि संविधान में किस वक्त सेकुलरिज्म जोड़ा गया या सोशलिज्म क्यों जोड़ा गया, उसके लिए भी बता दूं, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 ए बी सी, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, ये सारी समाजवाद की तस्दीक करते हैं। अब आइए, मैं माननीय हमारे मित्र सुधांशु जी ने जो टिप्पणी की है, अक्सर हम कहा करते हैं कि जो भी बिल समाज स्वीकार नहीं करता है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। कूड़ादान वहां प्रतीक है। अब मैं एक आपके दर्शकों को कहूं, हमने हाथ जोड़ के सरकार को कहा था फार्म लॉज के टाइम में कि मत करिए इसको, जनता स्वीकार नहीं करेगी, हमारे किसान, हमारे कृषक स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हठधर्मिता में आप आगे बढ़ गए। क्या हुआ? खुद प्रधानमंत्री जी ने डस्टबिन में फेंका, खुद प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये जो नमाजवादी, और क्यों नमाज नहीं इस देश का हिस्सा है? घंटी, घंटा और चर्च की बेल्स सब मिल करके हिंदुस्तान बनाता है। इसी की हम कोशिश करते हैं कि सुधांशु जी जैसे लोग इस मर्म को समझें। अभी आपने विदेश में डेलीगेशन भेजा था, गुडविल मिशन। क्या मिशन था? हम सब देखो मिलके रहते हैं, दुनिया के सारे मजहब मिलके रहते हैं। ये मेजॉरिटेरियन संकीर्ण दायरे की सोच लेकर के डेलीगेशन नहीं गया था। डेलीगेशन में तो उन लोगों के भी आप क्या ये कह रहे हैं मनोज भाई कि नमाजवाद कहकर एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रही है सुधांशु त्रिवेदी और उनकी पार्टी, मुस्लिम कम्युनिटी को? और ये बहुसंख्यक देश की पहचान नहीं है? मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूं, यहां मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क है सुमित जी। पूरी दुनिया इस फर्क को जानती है। मेजॉरिटी सरकार चलाने के लिए आवश्यक है, मेजॉरिटेरियनिज्म किसी भी देश और किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है। ये उसी परंपरा के लोग हैं। अगर मैं पीछे जाऊं गोलवलकर साहब तक, बंच ऑफ थॉट, वहां से जो निकला, जालीदार टोपी उत्तर प्रदेश के सीएम बोलते हैं, भैंस मंगलसूत्र मुजरा हमारे खुद के प्रधानमंत्री बोलते हैं। और उस श्रृंखला की करी के रूप में आप समाजवाद और नमाजवाद का तुक बिठाने की कोशिश करते हैं। इट्स अ बैड राइम, इट्स अ बैड राइम। चलिए, वो राइम अच्छा या बुरा हो सकता है, पसंद और नापसंदगी की बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि वक्फ की जो संपत्ति है, जो कि तीसरे नंबर पर आती है तमाम सार्वजनिक संपत्तियों में, उस पर कब्जे की जो कोशिश की जा रही थी, उसको छुड़ाने की कोशिश सरकार कर रही है कि वक्फ की जमीनें बाकी चीजों के काम भी आए? सुमित भाई, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ लीजिए।
सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में एविडेंस के साथ सारी चीजें कही गई हैं। ये व्हाट अबाउटरी और व्हाट्सएप से ये देश नहीं चलना चाहिए। जब एविडेंस है, एविडेंस को एग्जामिन करिए। आपके पास पहले भी कानून था, 1995 के कानून को लेकर के कोई विरोध नहीं था। 1995 के कानून, ये जो वक्फ को ये मुसलमानों का मसला बना रहे हैं, ये हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर का मसला है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी पटना में 88% बेनिफिशियरी हिंदू हैं। अस्पताल चल रहे हैं, बेनिफिशियरी हिंदू हैं। आप इसको क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? डॉग विस्लिंग कर रहे हैं। डॉग विस्लिंग इस देश को नहीं, पर इल्जाम तो आप पे लग रहा है कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम तो ये जमीन लेकर सबके समाज के काम आएगा। अभी तो कुछ मौलवी और कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है वक्फ की संपत्तियों के जरिए, सुमित जी, और उसके पीछे आरजेडी कांग्रेस सपा खड़ी हो गई है। नहीं, आपने मेरा पहला पक्ष नहीं सुना। नहीं सुना मैं आपके चैनल से आग्रह करता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट विथ एविडेंस ऑन वक्फ शुड बी मेड पब्लिक एंड देन देयर शुड बी अ डिबेट। ये क्या होगा कि मेरे सुबह में व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और मैं उसको सच मान करके उसी को प्रसारित करने लगूं? ये एक तरह से आप समाज की लिंचिंग का रेसिपी तैयार कर रहे हैं। पूरे समाज को छत विच्छत करने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे भी मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। मैं फिर से अपना सवाल रखता हूं। बीजेपी का ये इल्जाम है कि हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला, ये जमीन का मामला है जिस पर अवैध तरीके से वक्फ कानून के तहत कब्जा कर लिया जाता है। मैं सीधे आपसे एक बात कहता हूं, बीजेपी कस्टोडियन ऑफ डेटा नहीं है। कस्टोडियन ऑफ डेटा, आप डेटा देखिए। बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते हैं? उनके तो लोग कहते हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं होना चाहिए। उनके लोग तो ये कहते हैं दलितों के मंदिर प्रवेश का पर अगड़ी जातियों का आक्रोश स्वाभाविक है। उनके लोग अंबेडकर के लिए अशोभनीय टिप्पणियां करते रहे हैं। उनके लोग, मैं खंगालूं अगर इतिहास, तो एक पॉजिटिव पक्ष नहीं मिलता है। हमेशा बातचीत हार्ड एविडेंस पे होना चाहिए, डेटा पे होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा मन ये कह रहा है कि मैं मानता हूं कि मुसलमान ऐसा करते हैं। कहां ले जाओगे देश को भाई? पर अब टुकड़ों में बंटवा दोगे। अब तो संविधान के तहत संसद से कानून पास हो चुका है, लागू होने की नौबत पे है। आप एक बात बताइए, फार्म लॉ कहां से पास हुआ था भाई? संसद से ही ना। किसान कानून आज कहां है वो कानून? आईना रखना चाहिए ना। आए दिन हम एक्ट विड्रॉ करते हैं, कानून को रिपील करते हैं। क्यों करते हैं? व्हेन इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द रियलिटी। और अभी सर्वोच्च न्यायालय का आने दीजिए, उनकी हो सकता है उनकी पहलकदमी से ये सारी चीजें वापस 95 वाले स्टेटस पे जाएं। मैं इतना ही आग्रह करूंगा, डॉग विस्लिंग बंद करिए। ये समाज और दर्द नहीं बर्दाश्त कर। पर यह भी तो इल्जाम लगाया सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि आप लोगों ने मुस्लिम आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन तमाम यूनिवर्सिटीज से, एमयू का नाम लिया, जामिया का नाम लिया, खत्म कर दिए गए। क्या पे दलितों का हक छीन लिया गया? आप तो प्रोफेसर साहब हैं। मैं सुमित जी, मैं उनको भी आग्रह करूंगा और आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, हालांकि संसद में मिलेंगे तो भी कहूंगा कि कुछ जो माइनॉरिटी राइट्स के आर्टिकल है ना, उसका संविधान सभा में क्या उसकी का स्वरूप था? लोग असल में संविधान देखते हैं, इसके बनने की कहानी संविधान सभा में। एक बार उसको पढ़ें तो ये बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन क्या है ना कि नफरत का कारोबार जिस देश में उसके खरीदार थोड़े हो जाते हैं ना, तो लगता है कि हर चौक चौराहे पे नफरत की दुकान खोल के बैठ जाओ। और एक और आखिरी टिप्पणी करूंगा, गांधी मैदान का जिक्र किया, आपातकाल का जिक्र किया। मैं काउंटर फैक्चुअली आजकल काफी सोचता हूं। हाल के दिनों में मैंने गांधी की ओर से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी जब गाजा सीज फायर पे हमने एब्सटेन कर दिया था, और गांधी जी की ओर से आग्रह किया था। आज मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, जेपी अगर आज जिंदा होते, काश, तो 7 LKM लोक कल्याण मार्ग पे धरना देते। ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल है उसके खिलाफ एकजुटता करते, तमाम लोगों को जोड़ते। काउंटर फैक्चुअली भी कभी कभी सोचना चाहिए। एक और मुद्दा मैं लेना चाहूंगा आपसे, जो यूपी में चल रहा है, क्योंकि चुनाव आपके यहाँ भी यहाँ लगा हुआ राज्य है। ब्राह्मण बनाम यादव
की जो कंट्रोवर्सी खींच दी गई है, और ऐसा लग रहा है कि एक खास तबके के लोगों को भगवान का नाम लेने का या भगवान के नाम की कथाएं करने का अधिकार नहीं है। देखिए सुमित जी, मैं एक बताऊं, एक नागरिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, मैं इस देश की अवस्थिति से चिंतित हूं। क्या बना दिया हमने इस देश को भाई। मतलब कबीर अगर आज इस देश में आ जाए ना, कबीर को लोग लिंच कर देंगे, रैदास को लोग लिंच कर देंगे। कबीर ने कहा था, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर ही खतना काहे न कराया। अगर आज कबीर ट्विटर पे होते, फेसबुक पे होते, कबीर को लोग लिंच कर देते। मैं इतना ही कहूंगा कि आज के डेट में अगर किसी एक चीज की जरूरत है प्रियम्बल के साथ, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक संक्षिप्त स्वरूप हर विद्यालय में पढ़ाया जाए, हर चौक पे पाठ हो। क्योंकि ये नहीं हो सकता इस देश में कि एक तरफ कहें इक्वालिटी बिफोर लॉ और वह आप दूसरी तरफ कहें देयर इज नो इक्वालिटी बिफोर गॉड। ईश्वर की पूरी अवधारणा को भी आप कलुषित करते हैं। पर मनोज भाई, आप हिंदू, मैं हिंदू, कल हम मिले, मैंने बात की अभिमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य से। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति संविधान से बड़ी है। उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड मेरे शो में मेरे साथ लाइव ठीक 24 घंटे पहले कि मनुस्मृति संविधान से बड़ी है, और संविधान में मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था की जो पैरोकारी की गई है वो ज़रूरी है। ब्राह्मण अलग है, वैश्य अलग है, शूद्र अलग है, इन सबके अपने अपने रोल डिफाइन किए गए हैं और ये ऐसे ही रहने चाहिए, यही ज़रूरी है। देखिए, मैं मानता हूं सुमित जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आपके जैसे महत्वपूर्ण चैनल पे कोई स्वामी आकर के हमारे संविधान को दोयम कर देते हैं और प्रथम स्थान पर अगर मनुस्मृति को रख रहे हैं, तो मैं इस देश के स्वास्थ्य मानसिक अवस्था के लिए चिंतित हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ये वो शंकराचार्य हैं जिनका बीजेपी विरोध करती है, आरएसएस विरोध करती है, जो माने जाते हैं कि वो कथित तौर पर विपक्ष के नेताओं के साथ रहते हैं। मैं सुमित जी इस व्हाट अबाउटरी में जाना ही नहीं चाहता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो हमारे संविधान के सम्मत नहीं है, जो व्यवहार, जो आचरण, वो किसी ईश्वर के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक मुद्दा और लगे हाथों, हिंदी पर विवाद। महाराष्ट्र में हिंदी अब नहीं पढ़ाई जाएगी, दो ही भाषा है, मराठी और अंग्रेजी। जहां पर हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े कलाकार हुए, इतने बड़े बड़े लेखक, गीतकार, कहानीकार हुए, उस राज्य में अब हिंदी की स्थिति क्या है मुझे भी नहीं पता इस वक्त। सुमित जी, मैं इस बात का बहुत बड़ा पैरोकार रहा हूं। जैसे मुझे तमिल नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, मलयालम नहीं आती, उर्दू समझ सकता हूं, लिख नहीं सकता। ये मेरी असफलता है, मेरी इनएडिक्वेसी है। भाषाओं के बीच में कभी वर्चस्व का रिश्ता नहीं रहा। मैं एक शब्द यूज करता हूं, भाषाएं बहनापा से बढ़ती हैं, देयर इज अ सिस्टरली रिलेशन। लेकिन इस देश में अचानक न वर्चस्ववादी जुबान बोलते बोलते लोग भूल जाते हैं कि भाषाएं अपना मार्ग खुद नदी की धारा की तरह क्लियर करती हैं। मैं आखिरी एक टिप्पणी करूंगा सुमित जी, हिंदी का प्रचार प्रसार हिंदी के पखवाड़ा मनाने से नहीं बढ़ा है। कोई सरकार 47 से लेकर आज तक क्रेडिट नहीं ले सकती कि उनकी वजह से हिंदी बढ़ी है। हिंदी बढ़ी है अपने सरोकार से, अपनी पहचान से, लोक परंपराओं से, फिल्म से, सीरियल से। प्रचार प्रसार की वो चीजें रहनी चाहिए, अन्यथा 60 के दशक में भाषा विवाद के नाम पर हमने काफी कुछ खोया है। तो इंडिया अलायंस का पार्टनर उद्धव ठाकरे ही विरोध कर रहे थे इसका कि हिंदी नहीं आने देंगे। मैं सीधी सी एक बात कहता हूं, किसी के आने से ना कोई भाषा आती है, किसी के रोकने से ना रुकती है। भाषाओं पे बांध नहीं बनाए जा सकते। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक भाषा दूसरे भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं होती है, बहनापा होता है। तो ये बात आप उद्धव ठाकरे को प्राइवेटली और अपनी बातचीत में क्यों नहीं समझाते? मैं कई बार बोल चुका हूं, इस पर लिख चुका हूं सुमित जी। तब भी नहीं मानते हैं वो। बहुत लोग नहीं मानते हैं। एक अंग्रेजी के बारे में ही बोल गए, देश के गृह मंत्री हैं। अंग्रेजी क्यों है आप अपने से पूछिए, मुझसे पूछिए। मैं आपसे उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं, आप अमित शाह पे आ गए। आप भी पोल चेंज करने लगे। मैं दोनों को सामने रख रहा हूं। मैं इधर और क्यों करूं? दोनों को
दोनों के लिए कह रहा हूं कि भाषाएं प्रतिस्पर्धी नहीं है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे की पूरक है। एक प्रोफेसर से मैं यही उम्मीद कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज झा हमसे बात करने के लिए। मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद, हर मुद्दे पर बात करते हुए, चाहे वो वक्फ का मामला हो या फिर हिंदी का मामला हो।